हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 8 का चैप्टर 5 यानी फ्रिक्शन चैप्टर में कुछ टॉपिक को समझेंगे। ये चैप्टर मिड टर्म में आने वाला है, इसलिए इस चैप्टर के हर एक टॉपिक को अच्छी तरह से समझना ज़रूरी है। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे फ्रिक्शन का मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज फ्रिक्शन। अब इसके लिए हम लोग एक छोटा सा एक्टिविटी के माध्यम से समझेंगे कि फ्रिक्शन एक्चुअली होता क्या है। हमने इस डायग्राम में दिखाया है कि हमने एक बॉल को इस बॉल को एक फोर्स के साथ अगर हम किसी ग्राउंड पर, किसी फर्श पर, किसी भी सरफेस पर रोल कर दें यानी लुढ़का दें, तो हम सबको जानते हैं कि बॉल थोड़ी दूर चलेगी। यह हमने दिखाया कि डिस्टेंस एज तक बॉल चला, उसके बाद बॉडी स्टॉप यानी बॉल रुक गई। अब अगर हम ये जानने की कोशिश करें कि ये बॉल क्यों रुकी, तो हमें ये समझना है या जानना होगा कि जैसे ही बॉल किसी भी सतह पर चलना शुरू करता है तो हमने उस बॉल पर कुछ फोर्स लगाए हैं, तो हमने मान ली कि उस फोर्स की वैल्यू है F। तो अगर हम F फोर्स से बॉल को पुश किए या थ्रो किए या रोल किए, तो जैसे ही बॉल फर्श पर या किसी भी सरफेस पर चलने लगेगी तो उस सरफेस के द्वारा एक फोर्स उस बॉल पर लगना शुरू होगा। हमने उस फोर्स का वैल्यू रखा है F डैश। तो ये फोर्स इस बॉल पर लगेगी। अब हम अगर देखेंगे कि कौन सी डायरेक्शन पर लगेगी, तो हम देख पा रहे हैं कि ये जिस डायरेक्शन में बॉल चल रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है, और यही वो फोर्स है जो बॉल के मोशन को धीरे धीरे स्लो कर रही है और फाइनली बॉल आकर रुक जा रही है। यानी ये फोर्स कॉन्स्टेंटली इस बॉल पर लग रही है। हमने तो एक बार फोर्स लगाया, लेकिन ये फोर्स जब तक बॉल और ज़मीन के बीच कांटेक्ट है तब तक ये फोर्स कंटिन्यूअसली इस पर लग रहा है। इसी फोर्स को हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और इस चलते हुए बॉल का स्लो हो जाना या इसके मोशन का कम हो जाना, इस फेनोमेना को, इस प्रक्रिया को हम कहते हैं फ्रिक्शन। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, फ्रिक्शन इज ए फेनोमेनन विच opposes the motion of a body when the body try to move on a surface। यानी किसी भी सरफेस पर जब एक बॉडी चलना स्टार्ट करती है तो उस बॉडी के मोशन स्लो होती है या मोशन घट जाती है, और इस घटने के प्रोसेस को ही हम कह रहे हैं फ्रिक्शन। क्यों घटती है, तो हमने यहाँ पर देखा कि उस बॉडी पर जो किसी भी सतह पर चल रही है उस बॉडी पर एक फोर्स लग रही है अपने आप, जो फोर्स बॉडी के चलने के जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रही है। उसी फोर्स को हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कह रहे हैं, और उस पूरे प्रक्रिया को, पूरे फिनोमेना को हम कह रहे हैं फ्रिक्शन। ओके, समझ में आ गया फ्रिक्शन क्या है। तो वही हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अच्छा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हम किसे कहेंगे, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इट इज द फोर्स exerted by a surface on a body when the body moves on the surface। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो फोर्स है जो किसी भी सतह, किसी भी सरफेस के द्वारा लगाई जाती है
उस बॉडी पर जो उस सरफेस पर चलती है या मूव करती है। द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। और फोर्स की जब हम बात कर रहे हैं तो उसकी एक डायरेक्शन होनी चाहिए। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की डायरेक्शन किस तरफ होती है? ये हमेशा अप्लाइड फोर्स, यानी हमने जो फोर्स लगाया बॉडी को चलाने के लिए, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसकी विपरीत दिशा में होती है। तो ये हो गई फ्रिक्शन की बात। अब हम लोग जानेंगे कॉज ऑफ फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन होता क्यों है? जैसे कोई सतह पर बॉडी चलने लगती है या चलने की कोशिश करती है तो उस बॉडी के मोशन स्लो हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? उसके लिए हम ये जानेंगे कि जो बॉडी किसी सरफेस पे चल रही है, किसी फ्लोर पर चल रही है, तो उस बॉडी की भी एक सरफेस है और उस फ्लोर की भी एक सरफेस है। तो यह हमने दिखाया है कि ये सरफेस, लोअर सरफेस, यानी जो बॉडी का सरफेस फ्लोर के साथ, ज़मीन के साथ टच हो रही है, वो लोअर सरफेस है। तो वो लोअर सरफेस को हमने यहाँ दिखाया है कि ये अप एंड डाउन मतलब एक तरह से हम कह सकते हैं रफ है या उबड़ खाबड़ है, प्लेन नहीं है। भले वो प्लेन दिखे हमें, जैसे अगर हम एक टेबल के ऊपर की सरफेस को कंसिडर करें तो हमें भले वो प्लेन दिखे, लेकिन अगर हम उसे एक माइक्रोस्कोप के द्वारा देखते हैं तो हमें कई अप्स एंड डाउन्स, कई अनइवन सरफेसेस हमें नज़र आएगी। तो जैसे इस बॉडी की सरफेस अनइवन है, यानी उबड़ खाबड़ है या अप्स एंड डाउन्स हैं, वैसा ही जिस सतह पर वो चल रही है उसकी भी सरफेस उसी तरह का अनइवन सरफेस है। अब क्या है कि जैसे ही बॉडी इस सरफेस पे चलेगी तो दोनों अनइवन सरफेस एक दूसरे से टच करेगी। तो टच करने के बाद जब दो अनइवन सरफेसेस हैं, अनइवन का मतलब क्या होता है? एक जगह सरफेस उठी हुई है, एक जगह दबी हुई है, फिर उठी हुई है, फिर दबी हुई है। इस उठी हुई भाग को हम एलिवेटेड पार्ट, दबी हुई भाग को हम डिप्रेस्ड पार्ट कहते हैं। तो जब ऐसा दो अनइवन सरफेसेस एक दूसरे के साथ टच किया तब हम देख पा रहे हैं, यहाँ हमने घेर के दिखाया है कि एक दबी हुई सरफेस दूसरी दबी हुई सरफेस के अंदर घुस गई, फिर नेक्स्ट जो दबी हुई सरफेस है वो फिर दूसरी सरफेस के अंदर घुस गई। तो इस तरह से अंदर जो सरफेस का पार्ट एंटर कर गई, इससे क्या हो गई कि जब भी ये आगे बढ़ने की कोशिश करेगी तो ये वाला भाग, इस सरफेस की भाग इसे रोकेगा, क्योंकि अनइवन पार्ट इसके अंदर धंसी हुई है। तो रोकने के कारण क्या होगा? इसको कहते हैं हम इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग मतलब ये दोनों सरफेस आपस में लॉक हो जाएगी, जिस लॉक हो जाने के कारण ये ऊपर वाली जो बॉडी है ये बढ़ नहीं पाएगी या धीरे धीरे बढ़ेगी। इस इंटरलॉकिंग के कारण उसे फ्री चल वो नहीं पा रही है, उसे बाधाएं मिल रही है। और वो बाधा देने वाली कौन है? नीचे वाली सरफेस। क्यों दे रही है बाधा? इस अनइवन सरफेसेस के कारण जो दो सरफेस आपस में इंटरलॉक हो रही है, और इंटरलॉक होने के कारण इस बॉडी का, ऊपर वाली बॉडी का मोशन स्लो हो रहा है। यानी इस इंटरलॉकिंग के कारण ही फ्रिक्शन जैसी फिनोमेना हो रही है। तो हम मेन कॉज क्या लिखेंगे? किसी भी दो सरफेस के बीच फ्रिक्शन होने का मेन कारण है कि दो सरफेसेस अगर अनइवन है, अप्स एंड डाउन्स है उसमें, तो उन दोनों सरफेसेस के बीच, रफ सरफेसेस के बीच इंटरलॉकिंग हो जाती है और उस इंटरलॉकिंग के कारण होती है फ्रिक्शन। तो हमने यहाँ क्या लिखा? मेन कॉज ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि फ्रिक्शन जैसी फिनोमेना तब होती है जब दोनों सरफेस आपस में टच करती है। बिना कांटेक्ट का फ्रिक्शन नहीं होगा। तो जैसे ही दो सरफेस कांटेक्ट में आती है तो वो अनइवन सरफेस यानी रफ सरफेस के बीच हो जाती है इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग का मतलब इस तरह का प्रोसेस होती है, which takes place between two uneven surfaces। और इंटरलॉकिंग होती है जब दो सरफेस जो आपस में टच हुई है दोनों रफ हो, अनइवन हो, तो इंटरलॉकिंग होती है। और इस इंटरलॉकिंग के कारण ही फ्रिक्शन
जैसी फिनोमेना होती है। तो ये फ्रिक्शन का कॉज हो गया। अब हम लोग देखेंगे कि दो सतह के बीच फ्रिक्शन हमेशा एक जैसा नहीं होता। कभी फ्रिक्शन कम होती है, कभी फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। तब हम ये जानेंगे कि कौन कौन सी फैक्टर्स है, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन, जिस पर फ्रिक्शन डिपेंड करती है। ठीक है, तो वो फैक्टर्स जानने के लिए फिर हमने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया जिसमें हमने दिखाया कि एक टेबल के ऊपर, ब्लू कलर से हमने टेबल का सरफेस दिखाया है, इसके ऊपर 2 किलोग्राम का एक बॉडी हमने रखा है। ठीक है, और इस पर हमने फोर्स F लगाना शुरू किया। F फोर्स से हम इसको पुश कर रहे हैं। तो जैसे ही हम पुश करेंगे तो ये टेबल की सरफेस भी इस पर एक फोर्स लगाएगी, जिस फोर्स को हमने F' माना है, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगी। तो ये इस बॉडी के मोशन को रोकना चाहेगी। तो इसी को हम कहेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब हम क्या कर रहे हैं, दूसरी बार उस 2 kg बॉडी के ऊपर एक 3 kg की बॉडी और रख दिए, तो ये भारी हो गई। अब जितनी फोर्स F हम लगाकर बॉडी को चला पा रहे थे सपोज, क्या उतनी फोर्स लगाने से ये बॉडी अब चलेगी? आंसर इज़ नो, क्योंकि ये बॉडी भारी हो चुकी है। तो भारी होने के कारण अब क्या करना होगा, हमें इस फोर्स की वैल्यू को बढ़ाना होगा, हमें ज़्यादा फोर्स लगाना होगा, तब ये चलना शुरू करेगा। क्यों ज़्यादा फोर्स हमें लगाना पड़ रहा है? क्योंकि इसका वजन बढ़ने के साथ साथ इस फोर्स की वैल्यू यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू भी बढ़ गई है। यानी जब ये अकेला 2 kg का बॉडी था तो वो जितनी फोर्स से टेबल को प्रेस कर रहा था, दबा रहा था, अब 2 + 3 5 kg का वजन हो गया, तो वो ज़्यादा फोर्स से दबाएगा। तो कितनी फोर्स से एक बॉडी दूसरे बॉडी को प्रेस कर रही है, दबा रही है, उस बात पर भी डिपेंड करती है फ्रिक्शन। जितनी ज़्यादा फोर्स से प्रेस करेगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। तो एक फैक्टर तो ये हो गया। सेकेंड फैक्टर के लिए हम यहाँ पर 3 तरह का सरफेस रखे हैं। हमने 3 बोर्ड ले ली, एक वुडन ट्रे यानी वुडन बोर्ड, लकड़ी की बनी हुई बोर्ड। सेकेंड है प्लास्टिक की बनी हुई बोर्ड, प्लास्टिक ट्रे या प्लास्टिक बोर्ड। और थर्ड हमने एक ग्लास का शीट ले ली, ग्लास ट्रे या पीस ऑफ ग्लास। चूँकि ये तीनों में मटेरियल अलग अलग है, तो तीनों की नेचर ऑफ द सब्सटेंस जो है वो डिफरेंट है। अब अगर तीनों को हम टच करें तो हमें कौन सी सरफेस सबसे ज़्यादा स्मूथ या चिकना लगेगा? डेफिनेटली ग्लास। उससे थोड़ी सी कम होगी प्लास्टिक, और सबसे कम स्मूथ सरफेस या सबसे ज़्यादा रफ सरफेस वुड वाली होगी। तो हम क्या करेंगे, इस पर 3 छोटे छोटे मैच बॉक्स, माचिस का डब्बा, इस बोर्ड के एकदम ऊपर रखेंगे और उस बोर्ड को हम इंक्लाइंड यानी ढाल बनाकर रखेंगे तीनों को। तो पहली बार हम देखेंगे कि माचिस के जो डब्बे हैं वो ढाल रहने के कारण धीरे धीरे नीचे आएगी, तो कितनी स्पीड से नीचे आ रही है। फिर इसी एक्टिविटी को हम रिपीट करेंगे विथ प्लास्टिक बोर्ड। यहाँ भी हम देखेंगे कि माचिस के जो डब्बे हैं वो नीचे कितनी स्पीड से आ रहे हैं। फिर तीसरे वाले बोर्ड यानी ग्लास के ऊपर भी हम सेम एक्टिविटी को रिपीट करेंगे। तो हम पाएंगे कि तीनों में सबसे फास्ट ये मैच बॉक्स इस ग्लास के ऊपर से मूव करती है, यानी ऊपर रखते तुरंत नीचे आ जाती है, और सबसे स्लो ये वुडन ट्रे के ऊपर से आ रही है। ऐसा क्यों? क्या चीज़ यहाँ पर डिफरेंट है जिसके कारण माचिस के डब्बे की मोशन अलग अलग है? तो सीधी सी बात है, वो है फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो माचिस के डब्बे का स्लो आना या माचिस के डब्बे का फास्ट आना, इट डिपेंड्स अपॉन फ्रिक्शन। फास्ट आ रही है मतलब उसको रोकने वाली फोर्स यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सबसे कम लग रही है इसमें, और वुडन ट्रे में वो डब्बे सबसे फास्ट आ रही है, यानी सबसे स्लो आ रही है। इसका मतलब उस पर लगने वाली
ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है जो उस बोर्ड के द्वारा लगाई जा रही है वो सबसे ज़्यादा है। तो इन तीनों मटेरियल में सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होगी वुडन ट्रे के साथ, सबसे कम फ्रिक्शन होगी ग्लास ट्रे के साथ। यानी फ्रिक्शन डिपेंड करती है नेचर ऑफ द मटेरियल, कैसी मटेरियल है, कौन सी मटेरियल के ऊपर बॉडी चल रही है, इस पर फ्रिक्शन डिपेंड करती है। तो फैक्टर्स हमने क्या लिखा, नेचर ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, फ्रिक्शन डिपेंड करती है कि नेचर ऑफ द टू सरफेस, दो सरफेस की नेचर पर, कैसी सरफेस है उस पर। सेकेंड फैक्टर है जिसको हमने इस एक्टिविटी से समझा, सेकेंड द फोर्स बाय विच वन बॉडी इज प्रेसिंग अनदर। दूसरी फैक्टर है जो हमने इस एक्टिविटी में देखा कि कितनी फोर्स से एक सरफेस दूसरे सरफेस को प्रेस कर रहा है। जितनी ज़्यादा फोर्स से वो प्रेस कर रहा है उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होने वाली दोनों के बीच, जितनी कम फोर्स से प्रेस कर रहा है उतनी कम फ्रिक्शन होगी। यहाँ पर फ्रिक्शन कम है क्योंकि 2 kg की बॉडी कम फोर्स से प्रेस कर रही है टेबल को, और यहाँ 5 kg है तो ज़्यादा फोर्स से प्रेस कर रही है, तो इस केस में फ्रिक्शन की वैल्यू अधिक होगा। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करेंगे। इसमें हम लोग फ्रिक्शन किसे कहते हैं, फ्रिक्शन का कारण क्या है, क्यों फ्रिक्शन होती है, और फ्रिक्शन किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। तो 3 चीज़ों को, 3 टॉपिक्स को हम लोगों ने पढ़ा। इसके बाद फ्रिक्शन से रिलेटेड और भी वीडियो हम डालेंगे, और आने वाले वीडियो को देखने के लिए ये, और तुरंत देखने के लिए ये ज़रूरी है कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में इसे सेंड करो। तो आज का वीडियो वहीं ख़त्म करते हैं। गुड बाय, वी विल मीट टुगेदर अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय।